खराब है। ग्रुप बन जाएगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है, काइंडली नोट्स को फॉलो कीजिएगा। बाकी कईयों को वो सुनली तंग करती है ना, पता नहीं बुक में क्या है, ये है वो है, ठीक है ना, तो मसला आएगा। ठीक है, ये फिर बात के रोने से बेहतर होता है। हटक का तो इलाज है मेरे पास, तुम्हें पता है, इसके लिए तो मैंने वो केमिकल रखा हुआ है जिससे स्प्रे करता हूँ इस पर रखा हुआ। तो बाकियों की मैं बात कर रहा हूँ, हटक मेरे पे छोड़ देना। ठीक है, इसको तो ढोल बजा के भी मैं सेट कर लूँगा, बाकियों का सो कह रहा हूँ। अच्छा, हमारे पास डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। डेटा बेसिकली अनप्रोसेस्ड होता है। हमने इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई क्लासिफिकेशन, कोई भी प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं किया होता। जो चीज़ जैसे अकर होती है, मैं जब उसको वैसे ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ, वो चीज़ मेरे पास क्या होती है? डेटा होती है। बट जब मैं डेटा को यूज़फुल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता हूँ प्रोसेस करने के बाद, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होगी डेटा की। उसके बाद अगर हम बात करें डिसीजन लेने के लिए डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है? नंबर 1, सबसे पहले डेटा ने यूज होना आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर। उस डेटा को हम प्रोसेस करेंगे, यूजफुल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो ही डिसीजन ले सकते हैं। रॉ फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती। उसके बाद नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। आज से पहले कंपनीज के पास इतना डेटा अवेलेबल नहीं होता था। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स जो थे वो विजिट करते थे फिजिकल स्टोर्स को, और फिजिकल स्टोर पे जो रिटेलर होता है वो कभी भी आपसे आपका नाम, आपकी ईमेल, आपका बैंक अकाउंट नंबर, एड्रेस, ये डिटेल्स नहीं लेता था। जब से कोरोना आया, कोरोना के बाद से जब से ऑनलाइन परचेजिंग का कॉन्सेप्ट इंक्रीज हुआ, तो उसके बाद जो कंपनीज थी उन्होंने सबसे पहले अपनी वेबसाइट्स के ऊपर काम किया। वेबसाइट्स को यूज़र फ्रेंडली बनाया। यूज़र फ्रेंडली बनाने की वजह से हुआ क्या कि लोगों के लिए परचेजिंग का प्रोसेस आसान हो गया। बट जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप परचेजिंग करते हैं, बेशक कंपनी की अपनी वेबसाइट से परचेज़ करें या बेशक दराज से परचेज़ करें, ये जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आपके पास अवेलेबल हैं, ऑनलाइन स्टोर्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे आपने ये चीज़ नोट की है कि जब भी आप ऑर्डर करेंगे तो आपको एक फॉर्म, जिसको कस्टमर ऑर्डर फॉर्म बोलते हैं, वो फिल करना पड़ता है। तो कंपनीज के पास वो इन्फॉर्मेशन पहले नहीं थी, जो अब ये आपकी ऑनलाइन परचेजिंग की वजह से होगी। तो आप अपना सारा इन्फॉर्मेशन कंपनी के साथ शेयर करते हैं, कंपनी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, उसको बिहेवियर कस्टमर का अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है कि कस्टमर किस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट शो कर रहा है, कंपनीज क्यों स्टॉक मेंटेन करती हैं, अकाउंटिंग, बाकी सब कुछ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ये कहाँ से आ गया? इसी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आया। क्योंकि अगर जो कस्टमर जिस भी प्रोडक्ट में अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है और वो प्रोडक्ट अगर उस टाइम के ऊपर अवेलेबल नहीं है, तो होगा क्या? कस्टमर स्विच नहीं कर जाएगा कंपेटिटर की प्रोडक्ट के ऊपर। उसको नहीं अवेलेबल है, ईजी अवेलेबल नहीं है, उसको वेबसाइट्स छाननी पड़ती हैं, सब कुछ करना पड़ता है, तो अल्टीमेटली अब वो किसी काम का प्रोसेस सेल्स का नहीं रहा। उसके बाद फाउंडेशन फॉर एआई एंड एमएल। अब तो आप क्वेश्चन कोई भी होता है, पिक्चर छिपते हैं, एआई की मदद से इंसान ने अपना दिमाग इस्तेमाल करना ख़त्म कर दिया। तो ज़ाहिर बात है, कभी आपने चैट जीपीटी या गूगल के ऊपर जेमिनी जो है उसको कभी यूज़ किया है और देखा है आप? वो जब प्रोसेस कर रहा होता है वो कहता है ये जो डेटा सोर्स है इतनी वेबसाइट से लिया गया। एआई कुछ नहीं है, वो खुद से कुछ नहीं सोचता। आप जो इंफॉर्मेशन कॉल करते हैं ना वहाँ से, वो उसको असेस करता है कि इंटरनेट में कितने सोर्सेज के ऊपर ये इंफॉर्मेशन या ये डेटा एग्जिस्ट करता है, उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल डेटा होता है वो आपको निकाल के दे देता है। एआई ने सिर्फ जो आसानी की है वो ये की है कि ये जो गूगलिंग का कॉन्सेप्ट था ना आपके पास, कि गूगलिंग का कॉन्सेप्ट ये था कि आप सर्च बार में जाके एक चीज़ लिखते थे, फिर डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर
ढूंढ रहे होते थे, उसने बेसिकली उसको आसान किया, बाकी कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ क्या किया, वो इंटरनेट के सोर्सेज से जहाँ पे भी उसका आंसर या जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो आपके पास एक प्लेटफॉर्म पे शो कर दिया। अच्छा, फिर मज़े की बात यह है कि एआई ने, अब वो एक वेबसाइट का रिजल्ट नहीं है, वो अगर फॉर एग्जांपल मैं डेटा की डेफिनेशन को ढूंढ रहा हूँ, तो वो अगर फॉर एग्जांपल 180 वेबसाइट से डेटा की वेबसाइट को, डेटा की डेफिनेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो वो सब के वर्ड्स को आपस में इंटरेक्ट करवाने के लिए बाद में जो आपको बेस्ट आउटपुट आएगा वो आपके सामने लेके आएगा, बाकी कुछ भी नहीं। उसके बाद वास्ता गलत भी देता है, आपने देखा है वो नीचे लिखा आ जाता है, गूगल तो बकायदा क्लेम करता है ये जो एआई से जनरेटेड इंफॉर्मेशन है ये रिलायबल नहीं है, इसमें एरर्स हो सकते हैं। यही रीज़न है क्योंकि वो मिक्स करता है सॉफ्टवेयर को आपस में। उसके बाद मशीन लर्निंग, खैर आपके यहाँ पे फुल डिटेल के अंदर मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है, बाकी सारा कुछ है। मशीन लर्निंग बेसिकली एक ये जो लैंग्वेज बेस आप आईटी की बात करते हैं ना, उसके अंदर इसका यूज़ ज़्यादा है। तो एआई और मशीन लर्निंग की जो फाउंडेशन है वो किस बेसिस पे टिकी हुई है, डेटा के कितना क्वालिटी डेटा अवेलेबल है, अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। अब ये जो पोर्शन आगे स्टार्ट होने वाला है, इससे आप लोग कुछ ना कुछ अवेयर हैं। जिन्होंने क्यूएम का चैप्टर नंबर 7 पढ़ा होता है या आईटी का जो आईटीबी में पोर्शन था चैप्टर नंबर 5, उनको इसके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर होती है। बहरहाल क्योंकि हम एक पेपर क्लियर करने के बाद पीछे वाला सारा धोते जाते हैं, तो ज़रा देखिएगा। मैंने सबसे पहले ना पढ़ाना शुरू किया डेटा की टाइप्स, तो मैं क्यूएम में जो बुक में डेटा की टाइप्स थी वो तो उसने वैसे ही उठा के लिख दी हुई है ना, तो मैंने एक दफ़ा लिखा, मैं जो क्यूएम में वो चैप्टर पढ़ा रहा होता हूँ तो मैंने लिखा ना, अकॉर्डिंग टू नेचर आपके पास 2 टाइप का डेटा होता है। अच्छा, उस बैच के अंदर एक स्टूडेंट था, वो बीबीए करके आया हुआ था यूनिवर्सिटी के अंदर। वो कहता है सर हमने तो पढ़ा है ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा प्राइमरी इन नेचर होता है। मैंने कहा भाई कलेक्शन के अकॉर्डिंगली प्राइमरी सेकेंडरी होता है, ऐसे नहीं होता। तो मैं वो लिखता था ना अकॉर्डिंग टू नेचर 2 टाइप का डेटा होता है, तो लोग कहते थे ये पागल हो गया। तो ये अब बुक में लिखा आ गया ना अकॉर्डिंग टू नेचर, शायद अब वो जो सुलगती आग है आई कैप की, या यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं सारी रात यूट्यूब पे बैठ के अच्छा अहमद रज़ा मीर क्या कह रहा है, बाकी क्या कह रहे हैं, बाबे तो पंडित इस फील्ड के क्या कह रहे हैं, सीए स्टार वाले क्या कह रहे हैं, सीए गुरु वाले क्या कह रहे हैं, तो बाद में आके उन्हें भी नहीं पता होता भाई ये क्या। इसकी एक लिमिटेशन है, वो आपको बता देता हूँ। देखें, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाता है ना, उसने वो एक सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ के टीचिंग स्टार्ट कर दी होती है। ऐसी बात है कि नहीं? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, फॉर एग्जांपल जब आईटीबी का सब्जेक्ट आया, मुझे आप एक चीज़ सिर्फ बता दें, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आईटीबी का सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, क्या उन्होंने वो सब्जेक्ट पहले पढ़ा हुआ था? वो तो होता ही नहीं था। यूं BMBS होता था उस टाइम पे पुराने सिस्टम में, ये तो अभी नई स्कीम के अकॉर्डिंगली आया था। पुराने सिस्टम में तो ये इंग्लिश के साथ आधा पोर्शन होता था। ये हमारे यहाँ ना स्टूडेंट अगर इन चीज़ों को कंसीडर करे बनिस्बत इसके नाम करने, फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर पेपर पास कर सकते हैं अगर ये ज़लालत छोड़ दे, बट नहीं छोड़ सकते। इस फील्ड में सबसे बड़ी लानत ही है, शायद बहुत नंबर्स में हो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बट ये बात ही नहीं समझ है। अकॉर्डिंग टू नेचर हमारे पास 2 तरह का डेटा होता है, एक क्वालिटेटिव डेटा होता है, एक क्वांटिटेटिव डेटा होता है। क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होता है जिसको हम न्यूमेरिकली एस्टीमेट, गैदर या कलेक्ट नहीं कर पाते, उस डेटा को क्या बोला जाता है? क्वालिटेटिव डेटा। अगर इसको न्यूमेरिकली गैदर नहीं किया जाता तो फिर इस टाइप ऑफ डेटा को हम डील कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एट्रीब्यूट्स हम इसको एनालाइज करते हैं। अच्छा, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंदर
बेसिकली ये जो क्वालिटेटिव डेटा होता है ना, इसको आर्टिफिशियल नंबर्स असाइन किए जाते हैं। जैसे हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं और उसमें हम जेंडर्स को देख रहे हैं कि मेल और फीमेल क्या है, तो मेल के लिए हम 1 असाइन कर देते हैं, फीमेल के लिए 2 का नंबर असाइन कर देते हैं। तो बेसिकली इस डेटा को कलेक्ट करने के बाद जब हमने एनालाइज करना होता है तो वो आर्टिफिशियल नंबर्स की बेसिस के ऊपर किया जाता है। 2 तरह की टाइप्स हैं क्वालिटेटिव डेटा की, एक नॉमिनल और एक ऑर्डिनल। अच्छा, ये दोनों डेटा जो हैं ये कैटेगोरिकल डेटा में आते हैं। दोनों टाइप्स के हैं, कैटेगोरिकल डेटा की टाइप्स हैं। कैटेगोरिकल डेटा का मतलब होता है कैटेगरीज के अंदर डेटा को डील किया जाता है। अब ये कैटेगरीज किस बेसिस पे होती हैं, या नॉमिनल की बेसिस पे होंगी या ऑर्डिनल की बेसिस के ऊपर होंगी। जब हम नॉमिनल की बात करते हैं, इसमें बेसिकली इस डेटा को नॉन हेरारिकल डेटा भी बोला जाता है। मतलब डेटा की कोई हेरारकी नहीं होती, सब क्लासिफिकेशंस नहीं एग्जिस्ट कर रही होती। अब फॉर एग्जांपल कभी आपने जेंडर को, क्लासिफिकेशन तो 2 ही जेंडर में अवेलेबल है, मेल या फीमेल। अब मैं कहूँ किस हद तक मेल या किस हद तक फीमेल, ये तो नहीं डील करते ना, ये एक्यूरेट होती है, इसमें सब क्लासिफिकेशंस एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। जो कैटेगरीज हम बना देते हैं वो एक्यूरेट होती हैं, एग्जैक्ट होती हैं, उसी के अकॉर्डिंगली डेटा को एनालाइज कर लिया जाता है। जबकि अगर हम ऑर्डिनल डेटा की बात करें, इसमें लॉजिकल ऑर्डर को फॉलो किया जाता है, नेचुरल रैंकिंग्स की जाती हैं। अगर मैं अब आपसे बात करूं कोई कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है, अब सेटिस्फैक्शन के लेवल्स हो सकते हैं ना, सब कैटेगरीज हो सकती हैं। क्या वो फुली सेटिस्फाइड है, नॉट सेटिस्फाइड है, या फुली नॉट सेटिस्फाइड है, या न्यूट्रल है। तो इसके अंदर सब रैंकिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, जबकि नॉमिनल डेटा के अंदर किसी भी किस्म की सब कैटेगरीज एग्जिस्ट नहीं करती। अब एक चीज़ आपको यहाँ आज बताने जा रहा हूँ, पेपर आपने फ्यूचर में अटेम्प्ट करना है। ये बुक जो डिज़ाइन किया ना आईकैब ने, नहायत एग्जाम्पल ज़दा है। एग्जाम्पल ज़दा का मतलब ये है कि 2 लाइंस लिखता है, उसको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल डिस्कस करता है। और ये याद रखिएगा, पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा उनमें से मोस्टली क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके एग्जाम्पल बेस्ड एग्जिस्ट करेंगे। मतलब ये है कि जो भी आप चीज़ लिखेंगे उसको जब तक विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल सपोर्ट नहीं देंगे तो समझ लें आप अपने आधे मार्क्स पहले से डिडक्ट करवा लें। बट आईकैब की एक खूबसूरती है, एक चीज़ याद रखिएगा, आप किसी भी प्रोफेशनल बॉडी का पेपर दे रहे हो, बेशक सीए हो, बेशक एसीसी हो, बेशक आईसीएमए हो, बेशक पिफा हो, जो मर्जी बॉडी है प्रोफेशनल, जब तक एग्जाम्पल का वर्ड एग्जामिनर कंसीडर नहीं करवाएगा आपको, और आप अगर एग्जाम्पल्स लिखेंगे, कल मैंने आपको बताया था, मैं आपको कितने पेपर्स के एग्जामिनर कमेंट से ये साबित कर सकता हूँ कि एग्जामिनर कमेंट के अंदर साफ एग्जामिनर लिख रहा है कि जो एग्जाम्पल्स आपने लिखी हैं उसको एग्जामिनर ने मार्किंग के लिए कंसीडर ही नहीं किया। हमारे यहाँ आईकैप में जो सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है, ये पंडित ये तो बताते हैं इसका आंसर ये होगा, पेपर अटेम्प्ट करना नहीं सिखाते। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। मैं ये नहीं मान सकता, सीए में 2 तरह के स्टूडेंट हैं, एक वो जिनको आता है, एक वो जिनको नहीं आता। सेंट्रल कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती। तो जिनको आता है उनका पेपर फिर भी फेल होता है ना, उनको जो प्रॉब्लम होता है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर अटेम्प्टिंग के अंदर होता है। कभी भी किसी भी स्टूडेंट ने, हम यहाँ पंडितों के पीछे लगे होते हैं, अच्छा इसने क्या कहा, इस वाले लेजेंड ने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया, एक स्टेप वहाँ से चोरी किया, दूसरा स्टेप कहीं से फॉलो किया, तीसरा किसी और को देखा। इसकी जगह अगर वो कभी किसी पेपर के लेटेस्ट अटैम्प्ट के 2-3 अटैम्प्ट्स के एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ लेना तो आपको पता चल जाए कि पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। बट ये एग्जामिनर कमेंट्स के ऊपर कोई भी बात नहीं करता। हम छतरोल करेंगे, ज़रूर करेंगे। आईकैप की भी अडॉप्ट की। हाँ, क्लासिफिकेशंस हैं नॉमिनल्स के अंदर, बट हो क्वालिटेटिव। मतलब मैं न्यूमेरिकली तो नहीं कर सकता ना कितना मेल है कितना फीमेल है,
ठीक है ना, होगा क्वालिटी, भाई है ही क्वालिटेटिव, नहीं आता, वो तुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब मैरिटल स्टेटस की बात करें, एक बंदा रंडवा भी होता है ना। अब मैं तो हाफ रंडवा हूँ, फुल नहीं हूँ। अब तू ये कहेगा हाँ कॉमन में हो सकती, ये भी बात है। अब वो जो इन्होंने लिखा होता है कॉम्प्लिकेटेड, उनका क्या करें, फिर ड्राइव करें कोई कैटेगरी। ओके, इसके उलट आपके पास जो सेकंड डेटा टाइप है वो कौन सी है, क्वालिटेटिव। अच्छा, अब क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव डेटा कौन सा होता है, वो डेटा जिसको मैं न्यूमेरिकली कलेक्ट कर सकता हूँ, न्यूमेरिकली मेजर कर सकता हूँ, न्यूमेरिकली गैदर किया जा सकता है और न्यूमेरिकली एनालाइज किया जा सकता है। उस डेटा को क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा। जैसे वेट मेजर कर सकते हैं ना नंबर्स में, हाइट, ये सारी, विड्थ, लेंथ, ये सारे कौन से वेरिएबल्स हैं, क्वांटिटेटिव, जिनको हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं। इसमें भी फर्दर दो क्लासिफिकेशंस होती हैं, एक डिस्क्रीट डेटा, एक कंटिन्यूस डेटा। बिशर्मो, ये भी चैप्टर नंबर 7 में सेट में क्वेश्चन था कि डिस्क्रीट डेटा ओनली अज्यूम इंटीग्रल वैल्यूज, एग्जैक्ट नंबर्स। अब मैं इस क्लास में कहूँ कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता 10.7 स्टूडेंट्स बैठे हैं, एग्जैक्ट 10 होंगे। ये वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, इंक्रीज डिक्रीज डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं कर सकता। किस में होता है, कंटिन्यूस। इसमें होल नंबर एज वेल एज फ्रैक्शंस आती हैं, डेसिमल प्लेसेस में या फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। अब हाइट, वेट, लेंथ, ये सारी चीज़ें किसके अंदर हो सकती हैं, कंटिन्यूस में हो सकती हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं होगा ना, 7 4 5 3 2 मैथमेटिकल नंबर्स वो नहीं होंगे। क्लियर है, कोई क्वेश्चन? ओके। उसके बाद कहता है क्लासिफिकेशन बाय स्ट्रक्चर। अब जब आपने पेपर के लिए इसको तैयार करना है तो ये यूं ही ICAP ने ना सारे डेटा टाइप्स नहीं पूछ लेनी, उसने यूं ही कहना है अकॉर्डिंग टू नेचर बताएं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यूं ही आपको क्वेश्चन कहेगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बताएं कितनी टाइप का डेटा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली मेरे पास 3 टाइप का डेटा होता है, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर। ये आपने ITB में चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, और एक स्ट्रेटेजिक, एक टैक्टिकल, एक ऑपरेशनल। अब स्ट्रेटेजिक लेवल किस टाइप के डिसीजंस लेता है, अनस्ट्रक्चर्ड। ऑपरेशनल कौन से लेता है, स्ट्रक्चर्ड। और टैक्टिकल कौन से लेता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड। ये बेसिकली वहीं से कहानी स्टार्ट हुई, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके किसको देनी है, इन्हीं मैनेजरियल पोजीशंस के लोगों को देनी है ना, जो इसकी बेसिस के ऊपर फ्यूचर की या करंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है या स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस होते हैं, ये कौन से होते हैं, पहले डिसीजंस के अकॉर्डिंगली समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस वो होते हैं जो कि पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को, रूल्स को, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। अब जैसे ऑपरेशनल लेवल वो होता है जो कि डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। ऑपरेशनल लेवल वो होता है जो कि एक्शन परफॉर्म करता है, और इन लोगों ने फॉलो करने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बनाए हुए प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस, रूल्स, पॉलिसी मैनुअल्स। ये उसी को फॉलो करके डिसीजन मेकिंग करते हैं, खुद से डिसीजन नहीं ले सकते, इतनी पावर नहीं होती इनके पास। ठीक है, तो यहां पे भी इसका मतलब है जब स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस लेने हैं तो उसके लिए बैक एंड पे क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड डेटा भी होना चाहिए। अच्छा, अब स्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा होता है, वो डेटा जिसका एक पर्टिकुलर फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। अब जब मैं बात करता हूं फिक्स्ड फॉर्मेट, ये कौन सा होता है, अगर मैं कभी वर्ड की फाइल को सेव करूं
तो आपने देखा उसकी एक्सटेंशन क्या लिखी आती है, .doc, डॉक। जब एक्सेल की फाइल को सेव करता हूँ, XLX लिखा आता है। कभी ऐसा हुआ है कि मैंने वर्ड की फाइल सेव की और उसने मुझे PDF दे दिया? नो, मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये जो फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, मतलब ये है कि ये अपना फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकता। अब जैसे मोबाइल में आप कोई भी सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करते हैं, उसका फाइल फॉर्मेट पता कौन सा होता है? .apk। वो किसी और फॉर्मेट को नहीं रीड कर सकता, APK फाइल्स को ही रीड करेगा, फिक्स्ड फॉर्मेट होगा। जब वो फिक्स्ड फॉर्मेट होगा तो अल्टीमेटली आज की बेसिस के ऊपर डेटा को स्टोर करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है उनको कहा जाता है डेटाबेसिस। अब आपने ये वर्ड सुना है, इस चीज़ का डेटाबेस, इस चीज़ का डेटाबेस, बट आज तक आपको ये चीज़ नहीं पता थी कि डेटाबेस होता क्या। डेटाबेस एक फाइलिंग कैबिनेट है। किसी लाइब्रेरी में चले जाएं, ऑफिस में चले जाएं, ये जो कैबिनेट बनाए हुए होते हैं, लाइब्रेरी में जाएं तो मैथ की बुक्स एक कैबिनेट में होती हैं, फिजिक्स की बुक्स एक कैबिनेट के अंदर होती हैं, अकाउंटिंग की बुक्स एक कैबिनेट के अंदर होती हैं। आपको अकाउंटिंग वाले कैबिनेट के अंदर बायोलॉजी की बुक्स नहीं मिलेंगी। अब डेटाबेस की आपको एक लोकल एग्जांपल देते हैं। आप में से कोई लोग हैं जो IDM यूज करते हो ना? अच्छा, अब IDM आपके पास क्या करता है? यही फाइलिंग कैबिनेट्स, लाइब्रेरीज खुद ब खुद जनरेट करता है। अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर रहा हूं, पहले वाला चेंज हो गया कॉन्सेप्ट। ये देखिएगा, ये जो आपके पास ये फोल्डर्स आ रहे थे ना, ये लाइब्रेरीज है। विंडोज 7 में ये लाइब्रेरीज लिखा आता था, विंडोज 8, बट विंडो 10 में ये बात करता है यू फोल्डर। हम क्या करते थे, खुद से एक फोल्डर जनरेट करते थे, उस पर मिटा के तो डॉक्यूमेंट्स लिखते थे। तो जितने डॉक्यूमेंट्स होते थे वो फोल्डर से या जहाँ डाउनलोड किए होते थे वहाँ से कट करके उस फोल्डर के अंदर प्लेस करते थे ताकि हमें आसानी से मिल जाए। बट IDM ने ये मसला सॉल्व किया, खुद ब खुद डेटाबेसिस जनरेट करने शुरू किए। वो किस बेसिस पे, ये देखें। अब इसकी कैटेगरीज क्या हैं, ये कैबिनेट्स, डॉक्यूमेंट। अब इसमें आप ये चेक कर लें सारे के सारे कौन से आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद सेकंड क्या था, प्रोग्राम्स। ये जितने सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मुझे अलग से कट करके पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो डाउनलोड करेगा, डेटा के फॉर्मेट को रीड करेगा और खुद से उस फोल्डर के अंदर प्लेस कर देगा। तो मेरा वो जो काम था कट पेस्ट करने वाला, वो किसने कर दिया, IDM ने करके खुद दे दिया। इसी तरह आपका आगे बात करें तो कंप्रेस्ड। अब कंप्रेस्ड में WinRAR फाइल्स फॉर्मेट जो होते हैं, या जिप फोल्डर्स जिनको हम बोलते हैं, जो कि आपके पास, ये देखें मैंने यहाँ किए होंगे, ये जो है जिस तरह ये जिप फाइल। अब ये मुझे खुद से कट पेस्ट करके डालने की किसी फोल्डर में ज़रूरत नहीं है, सारी कंप्रेस्ड फाइल में डाउनलोड होगी। इसी तरह नेक्स्ट जो आपके पास होती है इसमें लाइब्रेरी, वो किस चीज़ की होती है, वीडियो। अब मैं अगर YouTube से सॉन्ग डाउनलोड कर रहा हूँ, वीडियो फॉर्मेट के अंदर है, तो वो खुद कहाँ पे उसको प्लेस कर देगा डाउनलोड करने के बाद, वीडियो। यूं ही ऑडियो फाइल होगी तो कहाँ पे खुद ब खुद डाउनलोड हो जाएगी, यहाँ पे होगी। आपने अपने मोबाइल में कभी गौर किया, जो इमेज आप WhatsApp पे आता है वो आपको गैलरी में नजर आता है। यूं ही जो ऑडियो वाली फाइल होती है WhatsApp की, वो कहाँ पे ओपन होती है, जाके म्यूजिक में अंदर ओपन होती है। तो ये बने होते हैं डेटाबेसिस का ये कि उसको रीड करने के बाद खुद डील करेगा, आपको कुछ नहीं करना, उसकी क्लासिफिकेशन खुद करेगा। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा वो बेसिकली जो कि हम फिक्स्ड फॉर्मेट में डील करते हैं, इजीली सर्चेबल होता है। अब वीडियो ऑडियो फाइल्स हम आसानी से सर्च कर सकते हैं ना क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, ये नहीं सोचना पड़ रहा फाइल ओपन करके मुझे क्लिक करके देखना पड़े कि यार ये ऑडियो फाइल है वीडियो फाइल है, तो साफ पता चलता है
आराम से, इजीली मैनेजेबल भी है। और इसको टिपिकली स्टोर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल डेटाबेसेस। अब ये रिलेशनल आपके यहाँ पूरा चैप्टर है, वहाँ पे ये फुल टाइप्स भी पढ़ेंगे। अच्छा, रिलेशनल डेटाबेस वो होता है जिसमें पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अब यूट्यूब क्या था? पेरेंट। आपका जो पर्सनल पीसी है, जिस फोल्डर के अंदर आप आईडीएम की हेल्प से वीडियो डाउनलोड करके स्टोर कर रहे हैं, वो आपके पास क्या है? आपका चाइल्ड है। तो ये जिसमें पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप डेटा में एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशनल डेटाबेस। तो वहां पे स्टोर होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल आपके पास सामने साफ कह रहा है, जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है बैंकिंग सिस्टम का या कस्टमर रिकॉर्ड का, जो आप रिकॉर्ड सेव करते हैं, सीआरएम। सीआरएम का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब कभी ऐसा हुआ है कि अकाउंट मेरा हो, तो अकाउंट मेरा हो बट ट्रांजैक्शन किसी और अकाउंट के अंदर हो रही है, मेरे में ही होगी ना। डेट ऑफ बर्थ, मेरा ब्लड ग्रुप, वो मेरे डेटाबेस में शो होगा, किसी और में स्टोर नहीं हो सकती इंफॉर्मेशन। वो सारा कुछ जब मैं एटीएम से ट्रांजैक्शन करता हूँ तो किसके अकाउंट से पैसे कटते हैं? मेरे अबू के या मेरे से? ये बात है, मेरा अकाउंट होगा तो मेरे से ही कटेंगे। जो ये बात है कि रिलेशनल डेटाबेस होती है, ये जरूरी है कि हर की डेटाबेस इसमें रिलेशनल और भी हैं, में स्ट्रक्चर डेटा है उसमें रिलेशनल में रिलेशन होना लाजमी। वैसे इसमें और भी टाइप्स हैं फर्दर, बट यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल उसने आपको सिर्फ रिलेशनल बेस डेटाबेस समझाया है। ये जब हम डेटाबेस फुल क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, वहाँ पे भी जो क्लासिफिकेशंस हुई हैं वो इसी बेसिस पे हुई हैं। यहाँ से आपकी बेसिस बना रहा है ना कि जो स्ट्रक्चर्ड होगा उसके लिए ये डेटाबेस होगा, अनस्ट्रक्चर के लिए डेटाबेसिस की ये टाइप यूज होंगी, सेमी स्ट्रक्चर के लिए डेटाबेसिस की ये टाइप होंगी। जो बैंक का डेटाबेस है ना, वो तेरे पास पेरेंट है, जो बैंक में इंफॉर्मेशन। मोबाइल बैंकिंग ऐप जब यूज करता है वो क्या है उसका? जो बैंकिंग सिस्टम है पूरा, उसके अंदर तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल एक करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ये दोनों अलग-अलग डेटाबेसेस हैं या एक ही डेटाबेस है? देख, जब तू फेसबुक अकाउंट लॉगिन करता है उसमें जेंडर वाला आता है ना, उसमें तू अपनी एंट्री मेल करता है ना, फीमेल में तो नहीं जाता ना। तो कॉमन सेंस है, जब मेरा सेविंग अकाउंट होगा तो ज़ाहिर बात है वो ऐप सेविंग को भी सपोर्ट करती है, वो करंट अकाउंट को भी सपोर्ट करती है, वो सब कुछ सपोर्ट करती है। बट मेरा लिंक वहाँ पे अगर मेरा सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट नहीं है, तो वो सेविंग वाले की सपोर्ट। हाँ जी, वो अलग अलग है, बट उसका चाइल्ड आपके पास है ना ऐप की फॉर्म में। अब ऐप में आपका अगर सेविंग अकाउंट है तो वो आपको सेविंग की एक्सेस देगा, अगर आपके दोनों हैं तो सेविंग प्लस करंट दोनों की एक्सेस देता है। वो चाइल्ड हो गया, और जो मेरा अकाउंट मेरे पास मोबाइल फॉर्म में है और मैं यूज कर रहा हूँ, किससे कम्युनिकेट कर रहा हूँ? बैंक के डेटाबेस के साथ। सर्वर को हम कैसे? हाँ जी, आप कैसे? हाँ जी, ऐसे सब दो आज डेट गया जैनुल आबिदीन थानेदार, शहबाज भी आया हुआ है, शाहजेब वो बैठा है, फाहद भी बैठा है, उसके बाद सुफियान, सैम हादी, बिलाल शहजाद इधर बैठा था कहीं, वो बैठा, वलीद, आकिब, उसके बाद अब्दुल्ला, ओके, वलीद अली,
ये क्या नहीं घर है? के हुए फवाद घर के हुए। अच्छा जी वलीद अली क्या वो नहीं है। ये वाला नहीं है। फवाद तो घर गए। उसके बाद तलहा। तलहा कौन है पूरा नाम? एंजला, आयशा। आयशा मुस्कान इतनी सोच के गुड। इसका पेरेंट डेटाबेस छिड़ गया। सनम, मारिया, मायरा मायरा मायरा, सुमेरा, मलाइका। नहीं, ये मलाइका बतूल है। ये एक और भी है। खनसा, मलाइका गोहर। हैं? शहनाज कौर को जानते हैं? हाँ उनकी सिस्टर है। हाँ। और जिसका नाम ना हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। हैं? मोहम्मद उमैर। UMA अय्यर। अल्लाह। आप करो। किरण पूरा नाम क्या है? किरण नहीं निकल रही। नहीं निकलेंगे मेरे से। और कौन सा तीसरा? और कौन था? क्या? सैयद सुलेमान। और कौन है? वानिया 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 बतूल। वानिया बतूल। सब ये जो नहीं आए हुए ये आएंगे ना? ये जो हाँ हाँ अपने ये जो है ना, ये जिस तरह ये एब्सेंट है, कौन है? 19-20 सुमेरा भी है, 19-20 पे ये मलाइका बतूल भी, ये अपनी है। हाँ हाँ अपनी स्टूडेंट है। पता हो। और भाई पता है मुझे। नहीं कि क्यों नहीं? ओए वो मलाइका क्यों नहीं आई? वानिया, मलाइका किधर है? उसने कहाँ जाना है? उसने इधर ही है। और सुमेरा खान सुमाइका। सुमाइका वो क्यों नहीं आई? पता है सुमाइका ये इनके आने जाने में है। हाँ हाँ पता है। और एक ये लड़का आशीष को देखो। 11-12 हाँ और किसको क्या देखो? नहीं। अच्छा ये तो और सर इनको तो जानते हैं आप 6 नंबर मोहम्मद सैम आजमी। हाँ ये भी अपना आज तू अब सारा दिन ना हटक यही सोचता रहे, मेरा पेरेंट कौन, मेरा चाइल्ड कौन, मेरा पेरेंट कौन, मेरा चाइल्ड कौन। और बड़ी के निकल आ इधर देख, दुनिया भी बहुत बड़ी है, अभी स्टार्ट हुई। यूजेस क्या है जी स्ट्रक्चर्ड डेटा के? नंबर 1, अगर मैं इन जर्नल बात करूं, अब इन जर्नल का मतलब है ये बिजनेस स्पेसिफिक नहीं। और इस चैप्टर में अगर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन बनते हैं ना, वो यही बनते हैं कि स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा का किस इंडस्ट्री में कैसा यूज है। ये विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रीज मैंने ये नीचे अलग करके लिखी है। ये जर्नल है। जर्नल का मतलब किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी हिसाब से ये डील हो सकता है। जब इंडस्ट्री स्पेसिफिक आएगा, ये देख लेना पेपर में, मैं आपको बता रहा हूं, ये जहां जहां पे ये सब्जेक्ट है और जहां जहां पे ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, ये क्वेश्चन बड़ा ट्रेंडिंग में आता है कि विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री आप बताएं कि स्ट्रक्चर्ड डेटा कहां कहां यूज हो सकता है। ये सबसे ट्रेंडिंग इस चैप्टर में अगर कोई सही टॉपिक टेस्टेबल है वो ये तीनों टाइप ऑफ डेटा में, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, तीनों। बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स के अंदर यूज होता है। अच्छा, जैसे मैंने भी आपको कहा कि मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड के अंदर अब डेटा डील करना, डेटा की वेरिएशंस, पहले इतना टाइप ऑफ डेटा एग्जिस्ट नहीं करता था, तो डेटा सेट्स को आप क्विकली रीड कैसे करते हैं? अकाउंटिंग में आपको जर्नल बनाने में कितना टाइम लगता है, लेजर बनाने में कितना टाइम लगता है, टी अकाउंट्स, और ट्रायल बैलेंस आखिर में जाके इक्वल फिर भी नहीं आता है कि नहीं? बट अकाउंटिंग इस बेस पे नहीं होती, कोडिंग की बेसिस पे होती। एक कोड किया, क्लिक किया, अब सेल्स मुझे देखनी है तो मुझे सेल्स लेजर नहीं बनाना पड़ेगा बैठ के,
एक क्लिक करूंगा रिपोर्ट सामने आ जाएगी, फास्ट इन स्पीड होगी हर चीज़। उसके बाद अगर हम बात करें मार्केट ट्रेंड्स को आप एनालाइज कर सकते हैं। अब मार्केट ट्रेंड्स क्या होते हैं? टेस्ट, फैशन, यही होते हैं ना। कस्टमर चॉइस, कस्टमर कोक ही क्यों परचेज करता है, पेप्सी परचेज नहीं करता। ये पैटर्न एनालाइज करने में आपको बहुत आसानी है, और इसकी वजह से हेल्प किसको मिली है? स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कंपनी की टॉप मैनेजमेंट बड़े आसानी से स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले पाती है। अब स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कौन से होते हैं? हमें मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए, कौन सी को नहीं करना चाहिए, हमें कौन सी न्यू मार्केट में इंटर होना है, कौन सी न्यू इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर लेना है मुझे, तो ये सारी डिसीजन कौन ले रहा होता है? कंपनी की टॉप मैनेजमेंट लेती है, स्ट्रेटेजिक लेवल के लोग लेते हैं। मैनेजमेंट निचले लेवल पर टैक्टिकल या ऑपरेशनल वाले नहीं ले सकते कि कौन सी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कौन सी नहीं करनी। ये स्ट्रेटेजिक लेवल। उसके बाद मशीन लर्निंग और एआई, ये तो अभी भी हम पहले भी पढ़ा है। इनपुट आउटपुट लॉगरिथम्स यूज़ किए जाते हैं। ये जो आप गूगल सर्चिंग भी करते हैं, ये किसकी हेल्प से होती है? ये जो एआई भी कर रहे होते हैं। यहाँ पे चैप्टर में टॉपिक है बकायदा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी टूल्स हैं उसमें डेटा को फाइंड करने के अप्रोचेस क्या हैं। हम तो अभी कॉमन लोकल लैंग्वेज के अंदर एक चीज़ बस चैट जीपीटी पे लिखते हैं, वो निकाल के दे देता है, बट ऐसे नहीं होता। एक्यूरेट रिजल्ट के लिए इसके सर्चिंग की वैल्यूज़ है। उसके बाद कस्टमर रिलेशनशिप, CRM। अब इसमें हर चीज़, कस्टमर का रिकॉर्ड, कंपनी की सेल्स का रिकॉर्ड, आपका ये जो बैंकिंग और कस्टमर का रिलेशनशिप होता है आपस में, इसका रिकॉर्ड। उसके बाद पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग। अल्टीमेटली इसका बेनिफिट क्या है कि हम कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। आपने कभी देखा है जो लोग मोबाइल बैंकिंग ऐप यूज़ करते हैं और ATM मशीन्स यूज़ करते हैं या उस CDM मशीन्स यूज़ करते हैं, उस पर वो देखते हैं सेटिस्फेक्शन लेवल, वो आपसे, वो आप कई बैंक्स ने शुरू कर दिए, वो आपसे सेटिस्फेक्शन लेवल मैयर करवाते हैं। आजकल इतना ज़्यादा सख्त हो गया है कि अगर 7 से बिलो हो ना आपकी रेटिंग, आपको बैंक कॉल कर लेता है, सर आपको क्या इनकन्वीनियंस फील हुई, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। डेली बेसिस पे सॉफ्टवेयर की जो आपके पास यूज़र इंटरफेस है वो चेंज होता जाता है, ऐप्स अपडेट होती जाती। किस बेसिस पे, कहाँ से पता लगता है बैंक को कि मुझे अपनी ऐप को अपडेट करना है, ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाना है? इन्हीं रिकॉर्ड्स की बेसिस पे करता है ना, सेटिस्फैक्शन, इनकन्वीनियंस लेवल्स, बाकी सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग। उसके बाद कहता है एफिशिएंट होंगे आगे से ज़्यादा ऑपरेशंस। पहले इन्वेंट्री मैनेजमेंट मैनुअली होती थी। मैनेजमेंट अकाउंटेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठ के तो मटेरियल इन्वेंट्री कार्ड्स प्रिपेयर करता था। लाइफो फाइफो सुना हुआ है? लाइफो ख़त्म, गरीब आदमी, हाँ वही, हाँ मुबारक हो। अच्छा तूने लाइफो नहीं सुना? लास्ट इन फर्स्ट। नहीं गलत नहीं है। प्रॉब्लम बेसिकली जब ये स्टैंडर्ड में से उन्होंने इन्वेंट्री वाले IAS 2 में से निकाला था, उसकी बेसिस बेसिकली ये थी कि एक इन्वेंट्री को ओवरकास्ट करता था, एक अंडरकास्ट करता था। ये प्रॉब्लम्स कुछ और थे, एस्टिमेशन के लिए यूज़ होते हैं। अभी भी तेरे जैसे जो अकाउंटेंट होते हैं जिन्होंने नीचे की समझ है ना ऑडी शॉडी लेनी होती है तो कर डालते हैं, उनको क्या लगे। कंसिस्टेंसी इसीलिए तू पढ़ता है ना प्रिंसिपल अकाउंटिंग। तो आपके ऑपरेशंस आगे से ज़्यादा एफिशिएंट हो गए। तो वो जो अकाउंटेंट बैठ के सारा दिन इन्वेंट्री मेंटेन कर रहा होता था, दराज को क्या ये ज़रूरत है? नो। आप जब ऑर्डर देते हैं तो नीचे लिखा आ जाता है कि नहीं ये इतनी स्टॉक में अवेलेबल है क्वांटिटी, वरना नहीं आ रहा होता तो कह देता है विश लिस्ट में इसको डाल दें, कि जब भी वो सप्लायर या वो कंपनी है वो अपना इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करेगी तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो ये अब वो मैनुअल अप्रोचेज नहीं है, साथ साथ पता चलता रहता है। जो कंपनी है उसने एक दफ़ा अपना स्टॉक लेवल इंटर कर देना, इंटर हो गया, जितनी परचेजिंग होती जाएगी सॉफ्टवेयर में से डिडक्ट होता जाएगा ऑटोमेटिकली, अकाउंटेंट का कोई काम नहीं रहेगा। ये जो वो
शब्बरज़ैदी कहता था ना कि अकाउंटेंट का काम ख़त्म होता जा रहा है, तो मुंशी बेचारे ने थोड़ी ये, और वो भी मुंशी जिसके पीछे ज़ात में सी लगाओ, सी मुंशी, नहीं समझे? देखा ये लेवल, आप बहुत डीप बातें कर रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट सी मुंशी, ज़ात से तो मुंशी है ना आप लोग, तो बस आपके पीछे क्या लगा है? सी। तो ये है, आज आप लोगों ने एक काम करना है इंशाल्लाह, मैं वो अभी व्हाट्सएप ग्रुप बनवाता हूँ। सिर्फ इस सब्जेक्ट में एक चीज़ रखनी है, अपनी रीडिंग रखनी है साथ साथ। जब चैप्टर एंड होगा पेपर की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, ठीक है ना, कि कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे डील करना है डिफरेंट प्रोफेशनल बॉडीज़ में जहाँ पे ये सब्जेक्ट है। पास पेपर में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये उठाते हैं, कॉपी पेस्ट मारते हैं। ICAM में इतनी इनोवेशन नहीं है कि खुद से कोई क्वेश्चन भी डील कर सके, सब चोरी छापा। आपकी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ विद प्रूफ। आपके जो CMA में पेपर डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, बाकी आते हैं, 2 बुक्स हैं वहाँ से फॉलो करता है, मैट यूजरे से और गैरिसन नोरीन से। ऊपर कंपनी का नाम चेंज किया होता है, बाकी सारे क्वेश्चन वही होता है, मैट यूजरे एंड गैरिसन नोरीन। ये जब मैट में आ रहा था डिसीजन मेकिंग के, उसने नंबर बढ़ा दिए, सारे के सारे क्वेश्चन गैरिसन नोरीन। कंपनी का ऊपर नाम चेंज किया होता है, ABC को फाहद को लिमिटेड कर देता है, ही को शी को ही, और ये किया होता है, बाकी सारे क्वेश्चन से। ये इनोवेशन विद प्रूफ दिखा सकते हो किसी टाइम में कहाँ से क्वेश्चन है। नहीं तो इसकी आपने सिर्फ और सिर्फ साथ साथ रीडिंग करते जाना अच्छे से। फिर कई स्टूडेंट होते हैं वो 2 बड़े प्यारे क्वेश्चन, एक होते हैं इनमें से मासूम मुंशी, उनका लेवल क्या होता है, अटक है क्या, एक होते हैं बेशरम मुंशी। सर इसको हम लिख सकते हैं मुझसे, अंग्रेजी आती है लिखो, किसी ने रोका, हदीस थोड़ी है। असल काम जो करना है ना वो राइटिंग पे करना है। राइटिंग यहाँ पे ये है कि आपको अगर कॉन्सेप्ट ये ना यहाँ से रीड करने के बाद क्या अपना कंटेंट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हदीस नहीं। अब यहाँ पे भी समझना, जिस चैप्टर के अंदर फ्रेमवर्क यूज होगा ना, फ्रेमवर्क को मैं अपनी लैंग्वेज में, फ्रेमवर्क का मतलब क्या, प्रिंसिपल, और जब प्रिंसिपल को मैं वायलेट करूंगा तो मैं उसके अगेंस्ट जाऊंगा। तो यहाँ फ्रेम बहुत कम है, 2-4 इसमें है, वो फ्रेमवर्क को आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर फ्रेमवर्क में स्टेप्स होते हैं, फिर एक और बड़ा मुसलमाना क्वेश्चन होता है, स्टेप्स नहीं लिखने पड़ेंगे तो वो बेवकूफ है जिसने स्टेप्स बनाए। यहाँ पे सिर्फ आपने अगर इन 2-3 चीज़ों को फॉलो कर लिया, ये पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाएगा। क्या जहाँ स्टेजेस स्टेप होंगे वो सीक्वेंशियल है भाई, आगे पीछे नहीं कर सकते। एग्जामिनर ICAP का नंबर काटता रहता है, सीक्वेंस के भी नंबर, बाकी कुछ ठीक है। इंजॉय करें, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली एपिसोड में।